जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज और क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट मसाला की एक और वीडियो में। ऑडिट मसाला एक प्रोग्राम है जहां पे हम लोग जो करते हैं चर्चाएं ऑडिट और जो प्रैक्टिकल दुनिया में चल रहा है और जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं उसको हम लोग जो है मैच करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो आप पढ़ते हैं वो एक्चुअली में जो है अप्लाई हो रहा है। आज बात करने वाला हूं आप लोगों से NFRA के एक सर्कुलर के बारे में। NFRA क्या होता है अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बोलूंगा कि भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थोड़ा सा लेंथ ज्यादा रखूंगा लेकिन इसको पूरा देखिएगा, इससे आपके एग्जाम में 4 से 8 नंबर का इंपैक्ट आ सकता है। मजाक नहीं कर रहा, चाहे इंटरमीडिएट में चाहे फाइनल में है, आपको मैं यहाँ पे रिवीजन करा दूंगा और आपको 4 से 5 नंबर का इंपैक्ट जो मैं यहाँ पे आता हुआ आपके पास दिखा दूंगा। तो इसलिए प्लीज 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 वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ जो लोग ऑडिट को इस तरीके से समझना चाहते हैं, ऑडिट मसाला में चर्चा है, ऑडिट का पार्ट बनना चाहते हैं। आइए तो अब जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे घट रही है। NFRA क्या है मैं आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूं और बस बैठिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सीए इंटर का ऑडिट या सीए फाइनल का ऑडिट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पुश करता रहूंगा कि देखो ये चीजें हैं जो बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है, स्पेसिफिकली कुछ सेक्शंस के नाम लूंगा, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो भाई साहब मजेदार बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए सीधा चलते हैं हम लोग अपने अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 132 आया, उसने जो है NFRA बनवाया। NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन शॉर्ट ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो ऑडिटर्स के काम पर नजर रखती है। जो बड़ी कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, जैसे कि लिस्टेड कंपनी या टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया बता देंगे आप लोगों को, या आपका कैपिटल बेस्ड क्राइटेरिया बता देंगे, बड़ी कंपनी होती है तो उसके ऊपर जो है NFRA नजर रखती है। NFRA 132 से बनी थी और NFRA कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है उसके लिए आप लोग रूल 3 ऑफ NFRA रूल 2018 पढ़ सकते हैं, राइट। यहां पे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई NFRA एप्लीकेबल है उन कंपनीज के ऊपर जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल जो है विच इज नॉट लेस देन 500 करोड़ और हैविंग अ टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 1000 करोड़। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। ऐसी कंपनीज पे जो है NFRA ऐसी कंपनी के ऑडिटिंग में जो है NFRA अपनी नजर बना के रखेगी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि भाई साहब ऑडिटर जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे थे। किस चीज को लेके मैं आपको बताता हूं, सर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, प्लीज फोकस कीजिएगा। हमारी कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 143, उसका एक सबसेक्शन है सबसेक्शन 12, जिसमें बोला गया है ऑडिटर को देखो भाई साहब आपको अगर कोई फ्रॉड है या फिर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। साथ में आ जाता है आपका रूल नंबर 13 जो आपको बताता है कि भाई साहब फ्रॉड जो है अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है। पहले आप बोर्ड के पास जाएंगे, बोर्ड से आप लोग उनका कमेंट्स लेंगे, बोर्ड या ऑडिट कमेटी, उनसे उनके कमेंट्स लेंगे और उसके बाद जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे ADT 4 लेके। उस सारा प्रोसेस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है। नहीं पता है तो मैंने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत सारे चार्ट्स वार्ट्स बना के जो है पढ़ा रखा है। इवन आप लोगों को एक बात यहां पे और भी बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं पूरा पूरा। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? आइए जरा आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं स्क्रीन पे। अगर आप लोग जो है सीए कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है सीए कर रहे हैं और सीए के साथ साथ आप लोग जो है भाई साहब क्लासेस लेना चाहते हैं ऑडिटिंग की, तो सीए फाइनल की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। सीए फाइनल का ऑडिट का एक लाइव बैच मैं शुरू कर रहा हूं। कब से शुरू कर रहा हूं? जुलाई से शुरू कर रहा हूं, 17 जुलाई से शुरू कर रहा हूं, जो बिल्कुल न्यू कोर्स के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे कॉम्बोज बहुत कम प्राइस पे जो है अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही May 24 की सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस भी अवेलेबल है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ओके चलिए, ये तो हो गई क्लासेस की बात। मैंने क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो जी बात ऐसी है कि क्लासेस में ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से कवर कराई जाती है। आइए वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है NFRA को। तो मैं बता रहा था कि 143 सबसेक्शन 12 में जो है रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी है फ्रॉड को लेके, कारों में जो है रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी है फ्रॉड को लेके, क्लॉज नंबर 11 आता है। फिर उसके बाद ऐसे 200 आपको बोलता है कि भैया एक बात करो, एक काम करो कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो। फिर उसके अंदर ऐसे 240 आता है कि अगर आपको फ्रॉड दिखा है और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है रिपोर्टिंग की, आप विड्रॉ कर लो लेकिन रिपोर्टिंग करके जाना भैया रेगुलेटर्स को और जिन्होंने आपको अपॉइंट किया उनको, राइट। तो आपका 143(12), कारों का क्लॉज 11, SA 200 प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, SA 240 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द रेगुलेटर्स एटसेट्रा, और साथ साथ में एक सेक्शन और आ जाता है सेक्शन 140। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 जो है ऑडिटर के ऊपर बताता है कि देखो ऑडिटर, अगर तुमने भाई साहब कुछ गड़बड़ करी है, कुछ ऐसी फ्रॉड वाली एक्टिविटी करी है तो आपको जो है हम लोग 5 साल के लिए बैन कर सकते हैं। ओके फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन 447 आ जाता है जिसके अंदर फ्रॉड की काफी ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है, राइट। ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, कारो क्लॉज नंबर 11, SA 200, SA 240, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, राइट। और इधर से सेक्शन 132 जो नफरा NFRA को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर देता है CG को, और साथ में आ जाता है आपके पास आपका रूल नंबर 3 ऑफ नफरा रूल्स जो बताता है कि नफरा कौन सी कंपनी के ऑर्डर पे ध्यान रखेगी, और साथ में 143(12) के साथ रूल नंबर 13 भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अब ये तो हो गई
बात है। अब चलते हैं भाई साहब, जरा आपको दिखाते हैं कि यहां से हुआ क्या है। तो नफरा ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है, रिसेंटली से मेरा मतलब है 26 जून 2023 को, और उन्होंने वो सर्कुलर में क्या बोला है कि हम उन ऑडिटर से बात कर रहे हैं विच आर उन एंटिटीज के ऑडिटर से बात करें विच आर रेगुलेटेड बाय नफरा। रेगुलेटेड बाय नफरा मतलब रूल 3 ऑफ नफरा रूल 2018 में जो कंपनीज लिखी हैं उनके ऑडिटर्स को हम लोग जो है एड्रेस कर रहे हैं यहां पे। ओके, तो टू द ऑडिटर्स ऑफ द एंटिटी रेगुलेटेड बाय एनएफआरए। क्या बोला गया है, किस चीज को लेके है ये सर्कुलर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन कंपनी। और यहां पे क्या देखा नफरा ने? नफरा ने पाया कि देखो भाई साहब, ऑडिटर जो है अपनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं फ्रॉड को रिपोर्ट करने की, जो उनके ऊपर लगाई गई है कंपनीज एक्ट 2013 में और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। इन शॉर्ट, ऑडिटर की जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, वो जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, वो भी बताया गया है। तो यहां पे आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसे पैराग्राफ 2 बोल देते हैं, तो पैराग्राफ 2 में बहुत अच्छे से समझाया गया कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है। आप लोगों को जो मैंने सेक्शंस रेफर किए, 143 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल नंबर 13, कारो क्लॉज नंबर 11, आपका एसए 200 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एसए 240 जहां पे आपको बताया जाता है कि देखो भैया जाना है चले जाओ, लेकिन रिपोर्ट करके जाना है आपने फ्रॉड को। ओके, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है यहां पे बता रखी है। और पैराग्राफ नंबर 3 में सारी मुसीबत की जड़ बताई गई है। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बताया है कि देखो भाई, ऑडिटर्स ऐसा मान रहे हैं, देखो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन पूरी देखोगे तो मजा आएगा। ऑडिटर्स ऐसा मानते हैं कि भैया फ्रॉड दिखा तो रिजाइन कर दो, एंड रिजाइनिंग विल एब्सॉल्व देम फ्रॉम देयर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। एंड ये गलतफहमी है। तो कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी बिल्कुल मत पालो। अगर आप रिजाइन कर देते हैं फ्रॉड को देख के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सॉल्व नहीं हो जाती। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसके बाद जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको पैराग्राफ 4 में मिलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, This is a misconception. There is a misconception amongst auditor that resigning from an audit engagement absolves them from their reporting obligation relating to fraud. यानी कि एक मिसकंसेप्शन है ऑडिटर्स के बीच में कि भैया अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन से उनको एब्सॉल्व कर देगा। ओके, अब यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया है 3/5/2023 और उसी के चलते जो है सर्कुलर आया है। अब ये 3/5/2023 में जो आपका जजमेंट आया है डिलॉयट के केस में आया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आईएलएफएस के केस में आया है, क्योंकि आईएलएफएस के केस में डिलॉयट का ऐसा कहना था कि भाई उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उनके ऊपर 140 सबसेक्शन 5 की जो पेनल्टीज हैं, जो वहां पे 5 साल का रिमूवल है, वो नहीं लगना चाहिए। अब यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस डिलॉयट, क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। Has held that consequence of section 140 subsection 5 will be applicable also on the auditor who resign from their audit engagement without reporting fraud or suspected frauds। यानी अगर आप एक ऑडिटर हैं और आप जो हैं फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करते और रिजाइन कर देते हैं, आपको यू हैड रीजंस टू बिलीव दैट फ्रॉड इज देयर, सस्पेक्टेड फ्रॉड इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इट यू जस्ट रिजाइन, देन सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 विल बी अट्रैक्टेड एंड यू विल बी, द ऑडिटर विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। अब दोबारा देखिए यहां पे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्ड्स हैं, देयरफॉर ऑन ट्रू इंटरप्रिटेशन, even on resignation by an auditor of a company, even during the inquiry proceeding under 140 subsection 5, चाहे inquiry proceeding चल रही हो, or even prior to that, there shall not be any termination of proceeding under 145 as observed and held by the high court, right? तो अगर 145 आपके ऊपर चल रहा है, आपने 145 से पहले रिजाइन कर दिया हो या 145 के चलते रिजाइन कर दिया हो, तो भी भैया आपके ऊपर 145 की प्रोसीडिंग्स जो है वो चलती रहेंगी और टर्मिनेट नहीं होंगी। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, इट इज ऑब्जर्व दैट इन द गिवन केस एन ऑडिटर हु इन फैक्ट हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर, 140 सबसेक्शन 5 यही बोलता है कि अगर ऑडिटर ने एक्ट किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन फ्रॉडलेंट मैनर टू अवॉइड एनी, ओके 2 मिनट रुकिए, लाइट जो है वो चली गई है, आ गई है, बहुत जल्दी से आ गई है। मैं रहता हूँ हरियाणा में, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं खट्टर साहब जो हैं बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। आ जाइए वापस चलते हैं, ठीक है खट्टर साहब, थैंक यू इतनी जल्दी लाइट वापस लाने के लिए। थोड़ा सा रंग बिरंगा प्रोग्राम तो ऑन कर दूं, हाँ लीजिए। सो वापस चलते हैं, जरा देखते हैं। At the cost of repetition, it is observed that in a given case, who is in fact directly indirectly acted in fraudulent manner to avoid any further consequences under 140 subsection 5 resigns to avoid, कहते हैं कि भैया अगर ऑडिटर है उसने फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट किया है और वो 140 सबसेक्शन 5 के सेकंड प्रोविजन में लिखे हुए जो कॉन्सिक्वेंस है उनको अवॉइड करने के लिए रिजाइन कर देता है,
तो भी भाई साहब क्या करेंगे, इट कैन नॉट बी परमिटेड, तो हम लोग उसको अवॉइड नहीं करने देंगे वो कॉन्सिक्वेंसेज। एक्टिंग इन फ्रॉडेंट मैनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एन ऑडिटर इज अ वेरी सीरियस मिसकॉन्डक्ट है, सीरियस मिसकॉन्डक्ट है, एंड देयरफॉर नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडल्जिंग इनटू सच फ्रॉडलेंट शेल फॉलो, यानी कि 145 से आप बच नहीं सकते। अब जरा देखिए, ये है कंक्लूजन्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, मार्क कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। नंबर 1 देखो जी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट द फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अगर वो ऑब्जर्व करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग सर्कमस्टांसेस इन अ कंपनी दैट इंडिकेट रीजंस टू बिलीव कि भैया फ्रॉड हुआ है। राइट, यहां पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे मैं आपको नीचे बता भी रहा हूं, और वो क्या है कि इस बात को लेकर बहुत फाइट होती थी, बहुत ज्यादा फाइट होती थी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, व्हाट इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई। तो ऐसा कहा जाता था, इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज clearly nullified by this circular, and नफरा का कहना है even if you are not the first person to identify the suspected fraud you are liable to report that fraud। अगर वो उस अमाउंट का है तो आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना ही करना है। देखिए, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट ADT4 to the central government under 143 subsection 12 even in cases where the statutory auditor is not the first person to identify the fraud or suspected fraud। and ये दोनों बातें 4.2 and 4.3, resignation does not absolve auditor of his responsibility to report suspected fraud or fraud as mandated by law। सोच लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये चीज़ जो है अगर आईसीए ने अपने सिलेबस में डाल दी तो क्या बढ़िया केस स्टडी बनेगी, और 4.2 4.3 उस केस स्टडी का आंसर होने वाला है। 4.2 4.3 केस स्टडी का आंसर होने वाला है। तो रेजिग्नेशन एब्जॉर्ब जो है वो नहीं करता है, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म व्हाइल इवैल्यूएटिंग फ्रॉड एंड नीड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीगल ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट। ये बात तुम्हें पता ही है, SA 580 भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर देता हूं। SA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एन ऑडिटर कैन नॉट गिव हिज ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, है ना। तो अगर ऑडिटर ऐसा करता है तो मानेंगे भाई साहब ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज जो है फुलफिल नहीं करी है, डिलीजेंटली एक्ट नहीं करा है। राइट, एंड इसके बाद जो इन्होंने बता दिया, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी NFRA, और उसके बाद ये कॉपी जो है वो गई है, और कॉपी हमारे इंस्टीट्यूट, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, व्हाट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी जो है इसकी कॉपी गई है। राइट, तो कैसा लगा आपको ये ऑडिट मसाला, मुझे जरूर बताइएगा, और सी फाइनल और सी इंटरमीडिएट के ऑडिट की क्लासेस के लिए edu91.org विजिट कीजिएगा। बहुत कम प्राइस पे हम आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप मेरे फेवरेट हैं, पक्की बात है। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।